एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। एमपीपीएससी 3 फेज में कंप्लीट होता है। इसका 3 फेज है। पहला फेज है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। ये तीनों ही फेज एक साथ जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन के बाद जाकर के आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपके प्रीफरेंस और आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस दी जाती है। फिर आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बनने का मौका मिलता है। अब तहसीलदार बनना हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर बनना हो, डीएसपी बनना हो, इन सारी चीजों के लिए आपको सिलेबस तो देखना ही होगा। सिलेबस देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर पूछा क्या जाएगा, किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और आपको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं हो कि आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। ज्यादातर से ऐसा होता है कि अभी तक स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो वहां पर लोग सिलेबस नहीं देखते हैं, किताबें उठाते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एमपीपीएससी में या दूसरे स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस देखे बिना आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। सबसे पहले बात करें अगर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड का। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं, मतलब कि पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। पहले शिफ्ट में आपसे जनरल स्टडीज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर का होता है। इसके अलावा दूसरे शिफ्ट में होता है जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 200 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स के ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन की बात की गई है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्क की। ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि काफी सारे जो स्टेट सर्विस एग्जाम है उनमें नेगेटिव मार्क्स हैं। कुछ ही स्टेट के सर्विस एग्जाम हैं जिनमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, जिनमें जैसे कि एमपीपीएससी है, बीपीएससी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप में से जो भी इस एग्जाम को अटेंड करेगा उसके नंबर नेगेटिव मार्क के रूप में नहीं काटे जाएंगे। मतलब कि जो उसको आता है वो तो अटेंड करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा तुक्का लगाना या कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करके फिर उसके बाद वो आंसर देते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर कुछ सही भी हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर गलत आंसर देने की वजह से नंबर काटा जाए। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही पेपर के जो नंबर है 200-200, ये दोनों ही पेपर के नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पेपर में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं। वह इस वजह से कि प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पेपर के नंबर के बेस पर ही, मतलब कि उसी के नंबर को देख करके ही यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल पास होना होता है और पास होने के लिए आपको 40 क्वेश्चन सही करना होता है। अब जब एमपीपीएससी का आप एग्जाम देंगे तो वहां पर 2 एग्जाम साथ में होता है। एक होता है स्टेट सर्विस एग्जाम और दूसरा होता है स्टेट का फॉरेस्ट एग्जाम। ये दोनों एग्जाम मिला करके साथ में एग्जाम हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो लोग स्टेट फॉरेस्ट के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं तो उनके लिए भी यही एग्जाम या उनको भी यही एग्जाम देना होता है। लेकिन उनको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होता है, वह यह होता है कि उनको दोनों ही पेपर के नंबर अच्छे लाने होते हैं। यहाँ पर दोनों ही पेपर के नंबर जोड़े जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल इस पेपर को क्वालिफाइंग माने आप। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में दोनों ही पेपर के नंबर जोड़ करके कट ऑफ तैयार होता है। अब प्रीलिम्स एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे पहले पेपर की, तो वहां पर सिलेबस को देखना होगा। मतलब ये है कि जीएस के पहले पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये ध्यान में रखना है। उसमें आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का ये इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य ये जानना होगा। सिलेबस में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसके अलावा है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, और उसके अलावा प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। इसके अलावा है प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। इसके अलावा प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये टॉपिक आपको फॉलो करना है मध्य प्रदेश के इतिहास में। एमपी हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, आर्यंत की एक बुक आती है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी उसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ऐड होता है।
वो बुक आप ले लें। इसके अलावा आपको कुछ और लेने की वैसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो भी नॉलेज है वो आपके प्रीलिम्स के बेस पर है। मतलब ये है कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन है और उसमें मेंस के अकॉर्डिंग भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आंसर आपको लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़े उसके इतिहास के बारे में जानना होता है। तो मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, आप मध्य प्रदेश के स्टेट बोर्ड के द्वारा जो बुक पब्लिश कराई जाती है 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, तो वहां उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित कई सारी जानकारियां होती हैं, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड। आप वो सभी बुक्स ले लें। इसके अलावा मेंस की तैयारी में कुछ और भी बुक लेना होगा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होना चाहिए या मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड बात करें तो आप चाहें तो ये बुक तो आपको लेनी होगी, यहीं से आपको सरल भाषा में और सभी जानकारी मिलेंगी। कुछ जानकारी और भी जो बची होंगी उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भोज ओपन यूनिवर्सिटी के कई सारे बुक पब्लिश कराए जाते हैं, उन सभी बुक में एक बुक आता है मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित। आप उस बुक को उठाइए और उस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप नोट्स में ऐड करना चाहे करें और उसी से पढ़ना चाहे पढ़ें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि अरिहंत की जो बुक आती है वो ले लें। अपने यहाँ 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की सभी बुक जो कि इतिहास से संबंधित है वो ले लें। और उसके अलावा भोज यूनिवर्सिटी के द्वारा, भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा जो बुक पब्लिश कराया जाता है तो उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी है आप वहां से ले सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वह यह है कि भारत का इतिहास, मतलब कि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास तो पता ही हो, फिर भारत के इतिहास के बारे में भी पता हो। अब भारत के इतिहास के बारे में आपको देखना होगा कि सिलेबस में बताया हुआ है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, इसके अलावा घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। जनरल सी बात है कि ये चीजें मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही पूछा जाएगा और ये आपको पता होना भी चाहिए। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न ये तीनों ही हिस्ट्री पढ़ना होगा इंडिया से रिलेटेड। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 3 बुक लेनी होगी। एक होगा जो कि एंशिएंट, प्राचीन से संबंधित होगा, दूसरा होगा मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत के बारे में, और तीसरा होगा आधुनिक भारत के बारे में। मॉडर्न इंडिया की तैयारी के लिए आप 2 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं, या तो आप स्पेक्ट्रम ले लें या फिर आप विपिन चंद्र ले लें। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्यकालीन और प्राचीन, इन दोनों की बात करें तो इसकी तैयारी के लिए आप RS शर्मा की चाहे तो बुक ले लें। इसके अलावा अगर ये नहीं पढ़ना है तो क्या करना होगा, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स तैयार किए जाते हैं प्राचीन और मध्यकालीन के लिए, आप उनके नोट्स ले लें, ये ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहे तो RS शर्मा की बुक ले लें या फिर आप चाहे तो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राचीन और मध्यकालीन के जो नोट्स तैयार किए हैं उनको आप ले लें और उसी से प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद भूगोल के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत का भूगोल ये दोनों ही पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के भूगोल में आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, इसके अलावा है वहां की जलवायु, प्रकृति एवं खनिज संसाधन, और उसके अलावा है मध्य प्रदेश में परिवहन, इसके अलावा प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपसे सिंचाई के बारे में, खनिज संसाधन, वहां की जलवायु, वन संबंधित ये स्पेशल टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं बुक के लिए कि मध्य प्रदेश के भूगोल की तैयारी आप कहाँ से करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए भी आपके पास सबसे पहले क्या करना होगा, MP के जियोग्राफी की तैयारी के लिए 2 टाइप की बुक लेनी है। एक लेना है 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक स्टेट बोर्ड के द्वारा जो बुक पब्लिश कराया जाता है उस बुक को लीजिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जो अरिहंत की बुक आती है उसमें MP से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसमें ऐड होता है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, तो यहाँ पर प्लस में करंट अफेयर भी तो ऐड करना होगा।
करंट अफेयर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि करंट में मध्य प्रदेश में वन की स्थिति, खनिज की स्थिति क्या है, क्या रैंकिंग है, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करंट अफेयर से ही पता चल पाएंगी। अब मध्य प्रदेश के अलावा आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी पता हो, तो इन दोनों की जानकारी आपको रखनी होगी। मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में यह पूछा जाएगा, जिसमें भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये मेन टॉपिक हैं जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें यह भी बता दिया गया है थोड़ा कि आपको हिंट दे दिया गया है कि भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा अगर प्राकृतिक संसाधन में बात करें तो वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। वैसे यही सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन में इंपॉर्टेंट है। आर्थिक भूगोल की तैयारी के लिए आपको प्रकृति एवं मानवीय संसाधन, इस टॉपिक को तैयार करना होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि उद्योग के बारे में, यातायात के साधन के बारे में, इसके अलावा विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत के बारे में पता हो। इसके अलावा हम बुक की बात करते हैं कि भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी होगी। इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी, ये बुक लेना होगा। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक है। यहाँ पर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उठाएं और पढ़ें। इसमें लगभग सभी इंफॉर्मेशन ऐड है, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित जो जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपकी एनसीईआरटी में है। इसके अलावा कुछ ही जानकारी है जो आपको किसी दूसरे बुक से लेना होगा, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि एक अच्छे राइटर की बुक जो कि काफी फेमस है, माजिद हुसैन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। माजिद हुसैन की बुक लेंगे तो उसमें जो जानकारी आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी में छूट गई है वो यहाँ पर से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक एटलस ले लें। उस एटलस का यूज तब करें जब आप भूगोल से संबंधित ऐसी चीजें पढ़ें जिसमें नक्शे की जरूरत पड़ी, जैसे कि आर्थिक संसाधन, फिर यह कि कौन सा देश या सागर, महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। इसके लिए आपको एटलस की जरूरत पड़ेगी और उसी से क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपने जियोग्राफी की जब तैयारी करें, चाहे वह मध्य प्रदेश की करें, चाहे भारत की करें और चाहे विश्व की करें, वहां पर एटलस जरूर रखें। अब इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपको राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में आपसे कौन से टॉपिक पर पूछा जाएगा, यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों को भी तैयार करना होगा। वह है मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है प्रमुख उद्योग, इसके अलावा है जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। इसके लिए क्या करना होगा कि 6 क्लास से 10th क्लास तक की जो बुक के बारे में बताइए कि स्टेट बोर्ड के द्वारा जो बुक पब्लिश कराया जाता है वो बुक आप ले लें, उसमें लगभग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अरिहंत की बुक ले लें। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर और भी जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि जो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पब्लिश कराई जाती है, आप वो बुक ले लें और वहीं से आप अपनी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाएंगे, शासन प्रणाली से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी के लिए आपको एक ही बुक काफी है और वो बुक है लक्ष्मीकांत की। इसके अलावा नेक्स्ट है विज्ञान एवं पर्यावरण, मतलब कि साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, किस टॉपिक से आ सकते हैं, ये सिलेबस में बताया गया है। तो आपको विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पता होना चाहिए। वैसे इस टॉपिक में से तो ज्यादातर से ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में ना होकर के मेंस में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हो।
इसके अलावा पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा है खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर साइंस और इन्वायरमेंट की तैयारी के लिए आप क्या करें कि ज्यादा कुछ खास नहीं, अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है। एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाएं जिसमें आपके सभी इंफॉर्मेशन ऐड होते हैं। अलावा क्या करें, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर ये होता है कि सरल से सरल लैंग्वेज चाहिए होता है, तो इसके लिए वही है कि आप 6 से 10th तक के जो स्टेट बोर्ड के बुक्स हैं उन बुक्स को दोबारा पढ़ें और उसमें से जो ये टॉपिक्स हैं वो टॉपिक ढूंढ करके आप उनके नोट्स बना लें। इसके अलावा सिलेबस में आपको यह देखना है कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में पता हो। दूसरा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और इसके अलावा खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। वैसे ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर से ही इसे कंप्लीट करना होगा। इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। इसके अलावा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा ई गवर्नेंस और इसके अलावा है इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। तो ये सारे टॉपिक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इसके लिए आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके लिए आप खुद से नोट्स बना ले, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा सिलेबस में यह भी कहा गया है कि आपको राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के बारे में पता हो। इसमें आपसे पूछा जाएगा भारत निर्वाचन आयोग, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग यह पूछा जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके अलावा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग के बारे में पता हो। इसके अलावा है महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यहाँ पर इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है वो सभी टॉपिक आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो अभी तक जिन सिलेबस के बारे में बात किए वो जीएस के पहले पेपर में पूछा जाएगा और वो सभी टॉपिक आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपके दूसरे पेपर जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा। इसमें आपसे बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, इसके अलावा तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। नेक्स्ट है निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, इसके अलावा आधारभूत संख्यन और इसके अलावा हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल। ये सारी चीजें आप सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि आपसे मैथमेटिक्स में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि 10th लेवल का होगा। इसके अलावा कुछ सवाल रीजनिंग के होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हिंदी से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर इस पेपर की तैयारी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। वैसे तो जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वो क्या करें कि प्रैक्टिस करें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होते ही हैं, जैसे कि लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हैं घर बैठ के ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो किसी से हेल्प ले लें या फिर आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के माध्यम से आप ऑनलाइन ही ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। मेंस एग्जाम में आपके 6 पेपर होते हैं। मेंस एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन पेपर है उसे सामान्य अध्ययन या जीएस फर्स्ट कहते हैं, जिसमें आपसे इतिहास और भूगोल इन दोनों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो पूर्णांक है वो 300 नंबर के होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है या तो आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है वह है GS2। इसमें आपसे राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पेपर है वह है सामान्य अध्ययन 3 या GS थर्ड, जिसमें आपसे विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन पेपर है उसे GS4 कहते हैं, जिसमें आपसे
दर्शन शास्त्र के बारे में, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और ये 200 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर बाकी के जो 3 पेपर थे वो तो 300 नंबर के थे, लेकिन ये 200 नंबर का है। जो 5वां क्वेश्चन पेपर है उसमें सामान्य हिंदी एवं व्याकरण पूछा जाएगा, जो कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें, और ये भी 200 नंबर का है। इसके अलावा 6वें क्वेश्चन पेपर में आपसे हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन इसके बारे में सवाल किए जाएंगे। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको हिंदी में आंसर करना है। हमने बात किया इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बात की हुए हैं। तो इससे पहले ही प्रीलिम्स में जो बुक आप लेंगे वही बुक यहाँ पर फॉलो होगा। इसके अलावा अगर बात करें ऐसे सब्जेक्ट की जिनके आप बुक नहीं लिए हुए हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं। इसके अलावा किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बात करें हिंदी और निबंध प्रारूप लेखन के बारे में, तो इससे रिलेटेड पहले आप यह जाने रहें कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस याद आया कि यहाँ पर भी आपको सिलेबस फॉलो करना होगा, लेकिन यहाँ पर जिस सिलेबस के बारे में हमने प्रीलिम्स में बात किया है सेम वही सिलेबस मेंस में भी फॉलो हो रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां पर केवल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपको उसको लिखना है, उसको अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स में लिखना होता है। अब यहाँ पर 5वें और 6वें पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ 5वें प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण सिलेबस में कहा गया है कि आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मतलब कि अलंकार के जो अलग अलग टाइप हैं वो तैयार हो। उसके अलावा अनुवाद वाक्यों, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद करना है उस टाइप के सवाल आएंगे। इसके अलावा संधि एवं समास, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां। इसके अलावा प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी और हिंदी में, मुहावरे एवं कहावतें। इसके अलावा विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा है मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, फिर उसके बाद पल्लवन है, और इसके अलावा है संक्षेपण। अब अलंकार और संधि इन सब टॉपिक को तैयार करने के लिए आपका स्मार्टफोन काफी है, आप उसी से ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड सवाल जो पूछे जाते हैं तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, उसी से समझ में आएगा कि आपको बुक लेना है या नहीं लेना है और सवाल किस टाइप से पूछा जाता है। इसके अलावा जो 6वां क्वेश्चन पेपर है उसके सिलेबस में कहा गया है कि इसमें प्रथम निबंध लगभग 1000 शब्दों में लिखा जाएगा, मतलब कि आपको लिखना होगा। इसमें बताया गया है कि आपसे किस टॉपिक पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण विज्ञान, धर्म अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, इस तरीके से ये टॉपिक हैं। इसके अलावा द्वितीय निबंध, मतलब कि इसमें दूसरा निबंध भी पूछा जाएगा जो कि आपकी समसामयिक समस्याएं और निदान से संबंधित होंगे, मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रारूप लेखन में जैसे कि शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने बचपन में ही देखा होगा या स्कूल टाइम में आपको एप्लीकेशन लिखने को कहा जाता है, चाहे वह हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, और यहाँ पर टाइम मेंटेन करना होता है। जनरली यही होता है कि निबंध में सभी स्टूडेंट आराम से लिख लेते हैं, बस ये है कि कौन कितना अच्छा लिख पाता है उतने कम समय में और उतने कम वर्ड्स में, ये जरूरी होता है। तो ये तो प्रैक्टिस से आता है, और जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो उससे पहले ही आप कई बार इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लें।